चलिए हम लोग आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और गुरुत्वाकर्षण। और इसमें हम ले रहे हैं अब अगला पॉइंट। ये है 8 यानी 8 नंबर का पॉइंट है ये, प्लायन चाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लायन चाल, प्लायन वेग, है ना। प्लायन चाल या प्लायन वेग, ठीक, प्लायन वेग भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको प्लायन वेग क्यों नहीं कहते उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। और यह प्लायन चाल होती क्या है, ये तो सामान्य सी बात है। परिभाषाओं की दृष्टि से या व्यक्त करने की दृष्टि से तो ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, और इसको कुछ वो लोग भी जानते हैं जो विज्ञान से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक। खैर, शुरू करते हैं। प्लायन 8 लिखते हैं पहले तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार, और प्लायन चाल अंग्रेजी में लिखता हूँ इसको एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड, इसका मतलब होता है कि किसी ग्रह से यदि किसी वस्तु को फेंक दिया जाए, किसी ग्रह से यदि किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वह पूर्णतया उस ग्रह के गुरुत्वीय बल से मुक्त हो जाए, ठीक। यानी इसका मतलब है, यदि इसका मतलब समझेंगे पहले, किसी वस्तु को किसी ग्रह से फेंका जाए और यह वस्तु अनंत पर चली जाए एवं अनंत पर इसकी चाल शून्य हो जाए, तो ग्रह से वस्तु को दी गई चाल प्लायन चाल कहलाती है। यदि किसी वस्तु को किसी ग्रह से फेंक दिया जाए और यह वस्तु अनंत पर चली जाए और अनंत पर जाकर इसकी चाल वहाँ शून्य हो जाए, यानी यह वस्तु अनंत पर जाकर रुक जाए, ठीक, तो जो चाल हमने इसको दी वो क्या हो जाती है, प्लायन चाल हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको पृथ्वी पर लागू करें तो पृथ्वी के लिए वस्तुओं की प्लायन चाल। अब लिखते हैं पृथ्वी के लिए वस्तुओं की प्लायन चाल। अब देखो ये बात आ जाएगी। अब हम इसी परिभाषा को यहाँ पर लागू कर देंगे। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी भी दिशा में इस प्रकार फेंका जाए
कि वस्तु अनंत तक पहुंच जाए तो वस्तु को दी गई चाल प्लायन चाल कहलाती है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी भी दिशा में इस प्रकार फेंका जाए कि वस्तु अनंत तक पहुंच जाए, अनंत तक पहुंच जाए मतलब अनंत पे जाके उसमें चाल शून्य हो जाए। ऐसा नहीं है कि अनंत पे जाने के बाद भी वह चलती रही, ऐसा नहीं, अनंत तक पहुंच जाए तो वस्तु को दी गई चाल प्लायन चाल कहलाती है। ये पृथ्वी के लिए भी लागू कर सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ शर्त हैं। अब देखो शर्त क्या है इसमें, शर्त इसमें क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिरोध शून्य माना जाए। बस, पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिरोध शून्य माना जाए, या कोई भी ग्रह है पृथ्वी के जैसा, कोई भी ग्रह है, चंद्रमा है, उपग्रह है या ग्रह है, किसी से भी अगर फेंकना हो, अन्य ग्रहों के गुरुत्वीय बल नगण्य माने जाए। ये इसकी दूसरी शर्त है। भाई, एक तो पृथ्वी का वायुमंडल शून्य मान लिया जाए, वायुमंडल का प्रतिरोध शून्य मान लिया जाए, एक दूसरे ग्रहों का जो बल है वो नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए पृथ्वी से तो फेंक दिया, पृथ्वी से फेंक दिया हमने ये सोच के कि यार अनंत पे जाएगा, लेकिन रास्ते में तो बहुत सारे ग्रह हैं, किसी और ने पकड़ लिया उसको, किसी और ने अपनी तरफ खींच लिया उसको, तो कहाँ जाएगा अनंत पे। कुल मिला के अन्य ग्रहों के गुरुत्वीय बल नगण्य माने जाएं, एक शर्त ये है। एक पृथ्वी का प्रतिरोध, वायुमंडल का प्रतिरोध शून्य माना जाए, क्योंकि जब पृथ्वी का वायुमंडल का प्रतिरोध काम करेगा तो उसमें ऊर्जा की हानि होगी, वह नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिरोध शून्य माना जाए। दो बातों को ध्यान में रखते हुए यह सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर प्लायन चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये हम अब सूत्र बनाएंगे, उसमें सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। ठीक, अब हम करते हैं इसके सूत्र का निगमन, इसका सूत्र बनाते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम पृथ्वी को एक गोलाकार आकृति देते हुए बना देते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं, इसे लिख देते हैं ये पृथ्वी, और पृथ्वी का सारा द्रव्यमान केंद्र पे मान लेते हैं। बाहर के किसी बिंदु के लिए अगर पृथ्वी में बाहर कोई बिंदु लेंगे, पृथ्वी की सतह पर लेंगे या कहीं भी लेंगे, तो पृथ्वी का सारा द्रव्यमान केंद्र पर माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कह सकते हैं इसको। ठीक, हालांकि हम अगले इससे पीछे के अध्याय में हमने गुरुत्व केंद्र पर भी बात की थी, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र मान रहे हैं। गुरुत्व केंद्र, द्रव्यमान केंद्र सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है वो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। लेकिन द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको पक्का समझना है और इन्हें याद रखना है। ठीक, चलिए, अब ये वस्तु जो है पृथ्वी की सतह पर यहाँ रख देते हैं, इसका द्रव्यमान कर देते हैं m।
ठीक, तो यानी लिख देते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान m/e, ये ई जो लगाया है अर्थ, अर्थ अंग्रेजी में पृथ्वी के लिए लगा दिया, और वस्तु का द्रव्यमान ये लगा दिया m, छोटा m, और पृथ्वी की त्रिज्या ये बना दी r/e। ठीक, अब वस्तु को दी गई चाल ये बना दिया v/e, जिसे हम कहते हैं प्लायन चाल। यानी हमने ये चाल इतनी दी है कि वस्तु अनंत तक चली जाए। ठीक, तो इस वस्तु को एक प्लायन चाल दे देते हैं ऐसे। यह प्लायन चाल किसी भी दिशा में दी जा सकती है। किसी भी दिशा से मतलब किसी भी दिशा में। अब किसी भी दिशा से मतलब को समझेंगे, देखो बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है ये। अगर मान लीजिए मैं इस प्लायन चाल को इस तरफ दे दूं, अंदर की तरफ, तो पृथ्वी में एक छेद होना चाहिए जिसमें से वस्तु निकल जाए। पृथ्वी में एक छेद होना चाहिए जिसमें से वस्तु निकल जाए। यानी यहाँ से अगर मैं पृथ्वी के केंद्र की तरफ फेंक दूं तो ये छेद में से वस्तु निकलते हुए पार हो जाए, अनंत पे चली जाएगी। अगर मैं इसी प्लायन चाल को किसी इस दिशा में दे दूं तो यहाँ पर भी एक छेद होना चाहिए जिसमें से वस्तु उस छेद में से पृथ्वी के अंदर से होते हुए निकल जाए। अगर मैं इस प्लायन चाल को इस दिशा में दे दूं या इस दिशा में दे दूं, इधर कहीं दे दूं, ठीक, कहीं भी मैं इस प्लायन चाल को दे देता हूं, लेकिन इस वस्तु के रास्ते में कोई आना नहीं चाहिए। मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र की तरफ मैंने ये प्लायन चाल दे दी, तो पृथ्वी के अंदर एक छेद होना चाहिए जिसमें से ये निकल जाए, कुल मिला के पृथ्वी से बाहर निकल जाए। तो इसका मतलब हो गया कि प्लायन चाल आप किसी भी दिशा में दें, वस्तु अनंत तक चली जाएगी, ये बात आ जाती है। अब ये बात हुई कि प्लायन चाल दिशा पर निर्भर नहीं है, किसी भी दिशा में आप देंगे तो वस्तु अनंत पे जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर जब ये वस्तु अनंत पे चली जाती है, मान लेते हैं कि यहाँ यह वस्तु अनंत तक पहुँच गई, इसे मान लेते हैं अनंत, और यहाँ पर वस्तु की जो अंतिम चाल है उसको जीरो कर दिया, वस्तु की अंतिम चाल को शून्य कर लिया। ठीक, तो पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी अनंत हो गई है। यानी पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के केंद्र के बीच में जो दूरी है वह अनंत हो गई है। और पहले यह दूरी त्रिज्या के बराबर थी। पहले यह दूरी दोनों के बीच में कितनी थी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर थी, जब वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंका गया था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बड़ा सरल है और इससे पीछे के चैप्टर में भी हमने पढ़ा, कार्य ऊर्जा शक्ति में भी हमने इस पर बात की, और 9वीं क्लास में, कक्षा 9 में भी इस पर हम बात करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है। अगर कोई बाह्य बल नहीं लगा तो ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है।
तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। अब स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को क्या मान लिया, U से मान लिया, और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर के अंतिम गतिज ऊर्जा और के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये भी सरल है, बात बिल्कुल सीधी है, और ये टोटल जो है 0 कर दिया। अब स्थिर ऊर्जा का कौन सा सूत्र है? बच्चे कह रहे हैं जी स्थिर ऊर्जा का ये सूत्र है mgh, तो ये सूत्र नहीं है, ये तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर थोड़ी बहुत ऊंचाई पर ऊपर नीचे चलती है या ले जाया जाता है, छोटा मोटा विस्थापन होता है पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर दिशा में, तब ये होता है, नहीं तो ये नहीं होता। स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, बना चुके पिछली क्लास में, वो होता है -G(m1m2/r), ये वाला सूत्र होता है। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी r है, g नियतांक है, और m1 m2 दोनों द्रव्यमान हैं। तो यहाँ पर एक द्रव्यमान है ये पृथ्वी और दूसरा है वस्तु, और बीच की दूरी है re, ये है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। दूसरा देखें वस्तु कहाँ चली गई, अनंत पे, तो उसमें बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो जैसे मैं रखूँगा, देखो अभी अंतिम, तो -G(m(m) अनंत, देखो ये बनेगी अंतिम स्थितिज ऊर्जा, और प्रारंभिक क्या बनेगी, -G(m(m), और पहली दूरी क्या थी, re। यानी यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या थी, re, पृथ्वी की त्रिज्या के केंद्र, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर थी, है ना। ये दोनों के द्रव्यमान हैं, और ये माइनस जो निशान है ये स्थिर ऊर्जा में होता है। ये जो बीच का निशान है माइनस, ये वाला है, ऊर्जाओं को जो घटाया गया है वो ये माइनस है। इसके बाद अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा हम जान रहे हैं, अनंत पर वस्तु की चाल शून्य है, हमें अनंत तक पहुंचाना है, अनंत पे जाकर उसको चलाना नहीं है, ठीक। तो अनंत पे चाल कितनी है, शून्य है। तो लगा देते हैं वस्तु का द्रव्यमान और चाल लगा देते हैं 0, ये हो गई अंतिम गतिज ऊर्जा। 12mv², 12mv² ये गतिज ऊर्जा का जाना माना सूत्र है, और प्रारंभिक 12mve², ये हो गया 0। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वह है जो हमने यहाँ से दी है। यहाँ से हमने प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी दे के फेंका इसको, ये वाली, ठीक। तो इसके बाद जैसे हमने फेंक दिया, ऊर्जा संरक्षण लागू हो जाएगा, क्योंकि हमारे फेंकने के बाद कोई बाह्य बल तो लगेगा नहीं, हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक दें, ठीक, तो हमारे फेंकने के तुरंत बाद ही उस पर ऊर्जा संरक्षण लागू हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फिर बाद में कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगता गुरुत्व बल के अलावा। तो इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बलों के अलावा और कोई बाह्य बल नहीं लगता, ठीक। वह बल आंतरिक होते हैं। वह बल कैसे होते हैं, आंतरिक, उन्हें आंतरिक बल कहते हैं, निकाय के अंदर के बल हैं, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ से ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी देखिए, ये 0 हो गई, ये पद 0 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये मामला ऐसा बनेगा, 12mv², और ये बनेगा G(m(m)/re, ये बन जाएगा ऐसा। अब इस समय ये m कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लायन चाल के लिए सूत्र बन के हमारे हाथ में आ जाएगा, वर्गमूल 2G(me)/re, ये आ गया, ठीक। अब इस सूत्र से और इस समीकरण से हम कुछ तथ्यों की जानकारी लेंगे कि भाई किन किन बातों पर यह मामला बना, किन किन बातों पर यह चीज़ निर्भर करती है।
देखिए, सबसे पहली बात यहाँ ये है ध्यान देने की, प्लायन चाल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। पहली बात तो ये है। देखिए, इसमें वस्तु का द्रव्यमान तो है ही नहीं। जिस वस्तु को हमने फेंका था, हमने इस वस्तु को फेंका था, अब वो तो कट गया, तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। किस पर निर्भर करती है? पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दो बातों पर निर्भर करती है, क्योंकि ये जो जी है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब सूत्र को थोड़ा सा बदल के लिख सकते हैं। ये देखिए, सूत्र इस प्रकार लिखा हुआ है। हम लिखते हैं हमें ज्ञात है, हमें कुछ ज्ञात है। अब देखते हैं वो हमें क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है जी का मान वो है G_me/RE²। ये हमें ज्ञात है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है G, और ये मान आता कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान आता। तो यहाँ से मैं G_me का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे G_me का मान रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए छोटा कर सकता हूँ G_RE²। ठीक, तो G_me का यह मान यहाँ लगाया जा सकता है, यहाँ। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण के पदों में प्लायन चाल आ जाती है। अब ये रख देंगे यहाँ, तो आ जाएगा 2G_RE ऐसे। यानी प्लायन चाल पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। ये बात आ गई। अब मान रखने पर इसका मान कितना आता है? BE जो है वो आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसमें G का मान हम रख देंगे 9.8 और RE का मान हम रख देंगे 6370 10⁻³ मीटर, और ये रखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये लगभग 6400 किलोमीटर लगभग में भी रख सकते हैं। 6400 किलोमीटर रख देंगे या 6370 किलोमीटर रख देंगे, तो मीटर में बनाकर, दोनों को मीटर में बनाकर रख देंगे, तो मान आएगा 11200 मीटर प्रति सेकंड। 11200 मीटर प्रति सेकंड को 1000 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 11.2 या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी ये मान जो है, अगर देखा जाए ये मान कितना आता है सही तरीके से, तो ये आता है 11200 मीटर प्रति सेकंड। ये बात हुई पृथ्वी के बारे में। अगर हम और किसी ग्रह पर इसको निकालना चाहते हैं, मान लीजिए चंद्रमा पर हम इस चाल को निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हमें चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि यह सूत्र या तो ग्रह के द्रव्यमान के पदों में, त्रिज्या के पदों में है, या फिर यह सूत्र ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है और उसकी त्रिज्या क्या है, इसके पदों में है। ठीक, तो अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर निकालना चाहें इसको, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता होना चाहिए, चंद्रमा पर या चंद्रमा की त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में चंद्रमा का द्रव्यमान पता होना चाहिए, पृथ्वी की जगह पर लगाएंगे, और यहाँ जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या है वहाँ चंद्रमा की त्रिज्या लगाएंगे, चंद्रमा की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो यानी यही सूत्र किसी भी ग्रह पर काम करेगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे? ग्रह का द्रव्यमान, यहाँ पर क्या लगाएंगे? ग्रह की त्रिज्या, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? ग्रह की त्रिज्या। ठीक, तो किसी भी ग्रह पर ये काम कर देगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है पृथ्वी पर होने का, और चंद्रमा पे न होने का क्या नुकसान है। ठीक, चलिए देखते हैं।
हम कहते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया मज़ेदार बात बताऊंगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अब यहाँ मैं लिखूंगा क्यों नहीं है। क्योंकि वायुमंडल में निहित गैस या गैसें या गैसों में लिख देता हूँ, गैसों की चाल यदि प्लायन चाल से अधिक हो जाए तो गैसों के अणु पलायन कर जाते हैं, जो कि चंद्रमा के लिए सत्य है। अर्थात चंद्रमा पर किसी वस्तु की पलायन चाल गैसों के अणुओं की चाल से कम है। अतः चंद्रमा पर गैसें नहीं ठहर सकती। देखो ये स्पष्टीकरण हो गया भाई। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वायुमंडल में निहित गैसों की चाल यदि प्लायन चाल से अधिक हो जाए, है ना, प्लायन चाल से अधिक हो जाए तो गैसों के अणु प्लायन कर जाते हैं, जो कि चंद्रमा के लिए सत्य है। अर्थात चंद्रमा पर किसी वस्तु की प्लायन चाल गैसों के अणुओं की चाल से कम है। ठीक, अतः चंद्रमा पर गैसें नहीं ठहर सकती। यानी सीधी सी बात यह है कि पृथ्वी पर अगर गैस है, पृथ्वी पर अगर गैसों के अणु हैं, ये मान लीजिए गैसों के अणु हैं, ठीक, इनमें जो चाल है जिससे इधर उधर भाग रहे हैं ये, ठीक, यह चाल कम है प्लायन चाल से। प्लायन चाल पृथ्वी पर 11,200 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये 1,000-2,000 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसलिए ये भाग के अनंत पे नहीं जा सकते, पृथ्वी इनको पकड़े रहती है। चंद्रमा पर ये प्लायन चाल कम हो जाती है, 200-300 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो गैसों को अणु को चंद्रमा पकड़ के नहीं रख सकता, वो प्लायन कर जाते हैं। ठीक, तो कुल मिला के चंद्रमा पर प्लायन चाल कम है, चंद्रमा पर किसी वस्तु की प्लायन चाल गैसों की अणु चाल से कम है। ठीक, तो बात स्पष्ट हो गई कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ये सवाल बनता है अक्सर 11वीं कक्षा में, तो उसका ये उत्तर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से इस प्रकार फेंका जाए या प्रक्षेपित किया जाए कि वस्तु को दी गई चाल प्लायन चाल से अधिक हो तो अनंत पर पहुंचने के पश्चात भी वस्तु गतिमान रहेगी तथा उसकी चाल की गणना निम्नलिखित विधि द्वारा की जा सकती है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाए कि वस्तु को दी गई चाल प्लायन चाल से अधिक हो तो अनंत पर पहुंचने के पश्चात भी वस्तु गतिमान रहेगी। उसकी चाल की है ना गणना निम्नलिखित विधि द्वारा की जा सकती है। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा देखें, सवाल को पक्का करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पृथ्वी बना लेते हैं, पृथ्वी का एक चित्र बना लेते हैं। पृथ्वी तो हम नहीं बना सकते और यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र बनाते हुए पृथ्वी का द्रव्यमान m लिखते हैं और यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या बना देते हैं और यहाँ एक वस्तु बनाते हुए वस्तु को एक चाल दे देते हैं u, और u जो है यह अधिक है प्लायन वेग से, यानी ये है ve से अधिक। ve का जो मान है वह है √2gme/r, ये पता है, ठीक। अब वस्तु अनंत पे चली जाती है, यह वस्तु अनंत पे चली जाती है तो यहाँ इसकी चाल कितनी मान लेते हैं, इसकी चाल मान लेते हैं v, वस्तु का द्रव्यमान m मान लेते हैं और इसे लिख देते हैं कि भाई ये अनंत है। ऐसा हमें बताना है कि अनंत पे जाने के बाद भी ये वस्तु चलती रही तो वह चाल कितनी होगी, यानी हमें v की बात करनी है, v कितना है, ठीक। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से चलिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से वही स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के जीरो कर देंगे, यानी डेल्टा U प्लस डेल्टा K बराबर जीरो। स्थिर ऊर्जा परिवर्तन अनंत पे चले गए तो अनंत पे -GMEM अनंत, ये हो गई पृथ्वी की और इस वस्तु के बीच में दूरी कितनी है, अनंत। ये हो गया m1, ये हो गया m2 और बीच की दूरी कितनी है, अनंत। तो ये हो गई ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। इसमें से घटा देंगे
माइनस जी एम ई एम बटे आर ई। ये हो गई प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा। यह यहाँ पर है, पृथ्वी की सतह से फेंका है तो ये यहाँ पर है। इसके बाद इसमें जोड़ देंगे अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा इस बार हाफ एम वी स्क्वायर है और पहले थी हाफ एम यू स्क्वायर, और ये टोटल कर दिया 0। ये हो गई स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन, ये हुआ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये हो गई अंतिम गतिज ऊर्जा अनंत पर है, और ये हो गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि यहाँ पर है, यहाँ से वस्तु को फेंका है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए ये शून्य हो जाएगा, अगर किसी को अनंत से भाग कर दूँ तो वह शून्य हो जाता, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया जी एम ई एम बटे आर ई, और हाफ एम प्लस में वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बराबर 0। इसमें आप देख रहे हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन है और 0 के नीचे पहुंच जाएगा। तो m से भाग करने पर जी एम ई बाई आर ई प्लस 1/2 वी स्क्वायर माइनस 1/2 यू स्क्वायर बराबर 0। इसमें से छोटा m जो है ना, ये m ये गायब कर दिया क्योंकि सामने 0 है। ठीक, अब इसके बाद मुझे इस v को चाहिए, तो मेरे पास वी स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर माइनस 2g एम ई बाई आर ई। क्यों, देख लो, जरा चेक कर लो। वी स्क्वायर पहले तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा इसको, तो ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, यहाँ 2 लग जाएगा। उसके बाद इसको इधर रखूँगा, इस यू स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है देखो, ये वाली ये रही, यह प्लायन चाल का वर्ग है। तो इसे लिख देता हूँ, ये रहा, देखो ये बन गया समीकरण। ठीक, यानी ये वो समीकरण है जो ये बता देगा कि अगर किसी वस्तु को प्लायन चाल से अधिक चाल दे दी जाए जो कि u के बराबर है, तो वस्तु अनंत पे किस चाल से चल रही होगी। तो ये u यहाँ से दिया जो प्लायन चाल से अधिक है। ठीक, इसमें वैल्यू डाल देंगे। अब देखो उदाहरण करते हैं, एक उदाहरण कर देते हैं, बात समझ में आ जाती है। एक वस्तु को, ये लिख देता हूँ उदाहरण, एक वस्तु को प्लायन चाल की दुगुनी है ना, 2 गुना चाल से पृथ्वी की सतह से फेंका गया, तो अनंत पर वस्तु की चाल क्या होगी। अब देखो ये समझ में आ जाएगा मामला। अब इसे हल कर देते हैं। ठीक, वी स्क्वायर यू, वस्तु को जो दी गई चाल है वो क्या है, यू है। कितनी है, प्लायन चाल की 2 गुना है। तो यू कितना हो गया, 2v, ये लग गया, और आगे वी स्क्वायर। तो देखो उत्तर आ गया 3ve स्क्वायर, वी स्क्वायर। तो v का मान कितना आ गया, ve वर्गमूल 3, ये आ गया। वस्तु को जो चाल हमने दी है वह कितनी दी है, u, और u कितना है, प्लायन चाल का 2 गुना। तो इस u के स्थान पर, इस u के स्थान पर क्या रखेंगे, प्लायन चाल का 2 गुना लिख दिया। देखो मैंने, ये प्लायन चाल होती है, और यह चाल अनंत पर है v, जो v है ये अनंत पर है। तो
हल करने पे क्या मिला, v जो है अनंत पर, प्लायन चाल का वर्गमूल 3 गुना चाल अभी भी है उस वस्तु में, वह अनंत पर इस चाल से चलती रहेगी। ठीक, तो बात स्पष्ट हुई। चलिए अब थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे और बस 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और है इसके अंदर, अगर हम उसको भी समझ लें तो बढ़िया एकदम मज़ा आ जाएगा हमारा। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाए, यानी किसी ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाए, तो प्लायन चाल का व्यंजक निम्न प्रकार होगा। अब हमें क्या करना है, पृथ्वी की सतह से वस्तु को फेंकना है और एक व्यंजक बनाना, एक फॉर्मूला बनाना। तो इस बार क्या करते हैं कि पृथ्वी बना देते हैं, पहले पृथ्वी का मतलब समझ रहे हो, फोटो बना देते हैं। ये हो गया पृथ्वी का फोटो। और यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान रख देते हैं ME, और ये बिल्कुल पहले की तरह पृथ्वी की त्रिज्या बना देते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर इस बार एक बिंदु से, जो कि ऊंचाई h पर है, पृथ्वी तल से इसकी कितनी ऊंचाई है h, और वस्तु को एक चाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य या प्रक्षेपित चाल, या यहाँ से प्लायन वेग। लेकिन ध्यान रहे, यह प्लायन वेग
पृथ्वी की सतह से नहीं है, पृथ्वी तल से नहीं है, बल्कि एक ऊंचाई पर है। तो इसका भी हमें सूत्र बनाना है। चलिए अब ये मान लेते हैं वस्तु m। अब क्या करते हैं इसमें, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार डेल्टा U प्लस डेल्टा K बराबर 0। बात पक्की। अब ये वस्तु जब यहाँ से फेंकी है तो कहाँ पहुँचेगी, अनंत पे चली जाएगी। तो यहाँ पर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, और अनंत पर स्थिर ऊर्जा, इनका परिवर्तन, यहाँ पर स्थिर ऊर्जा का परिवर्तन और अनंत पे स्थिर ऊर्जा जो भी है, और गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। तो अनंत पर स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, -G_m_E_m बटे अनंत, ये हो गई माइनस। यहाँ पर जो इसी ऊर्जा है, देखिए दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये है दूरी RE प्लस H, ये दूरी है। देखिए ये है प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा वाली दूरी, Gm1m2/r का जो फॉर्मूला है अपना, उसमें लगाएं तो कुल मिला के -G_m_E_m/RE प्लस H, ये हो गया स्थिर ऊर्जा का परिवर्तन। ये हो गई अनंत पे और ये हो गई यहाँ पर। अब लिखते हैं गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, 1/2m 0 का स्क्वायर माइनस 1/2m VE² बराबर 0। अनंत पर गतिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि वहाँ पर वेग या चाल शून्य है। जहाँ पर फेंका गया वहाँ पर VE क्या है, प्लायन चाल, यहाँ पर जिस चाल से यहाँ से फेंका है। चलिए तो अब हम इस प्लायन चाल के लिए व्यंजक निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगी 2Gme बटे RE प्लस H, ये आ गया। देखो हल कर लो भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, m छोटा m कटता ही है, वो कट जाएगा, हट जाएगा दोनों तरफ से। Gme2 वो निकल के यहाँ आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब Gme GRE² लिखते हैं, यह हमें ज्ञात है। पृथ्वी की सतह पर हम गुरुत्व त्वरण लिखते हैं तो हमें पता है, तो हम इसे हटा सकते हैं यहाँ से, Gme को ये लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, GRE² RE प्लस H, ये बन गया। देखिए ये जो सूत्र है ये कब काम करेगा, जब पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए और वह अनंत पे चली जाए। ध्यान रहे दिशा का कोई लेना देना नहीं है, वस्तु को किसी भी दिशा में फेंको, किधर को भी फेंक दो, कोई लेना देना नहीं है, वह बस अनंत पे चली जानी चाहिए। ऐसे ऐसे फेंकते हैं। ठीक, अगर पृथ्वी की तरफ फेंकेंगे तो पृथ्वी में एक छेद होना चाहिए आर पार, पृथ्वी में एक आर पार छेद होना चाहिए जिसमें से निकल के ये वस्तु अनंत को जा सके। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एक वस्तु को हमने इस दिशा में फेंक दिया, उसी चाल से हमने इस वस्तु को इस दिशा में किसी और दिशा में फेंक दिया, तो दोनों पर क्या प्लायन चाल भिन्न होगी? बिल्कुल नहीं होगी, दोनों पर प्लायन चाल एक ही होगी, क्योंकि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और संरक्षित बलों में ऊर्जा संरक्षण रास्तों की लंबाइयों पर निर्भर नहीं करता, वह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर ये प्लायन चाल से संबंधित सारे के सारे नोट्स अपने बना लें, लिख लें, और
वीडियो के साथ में दाईं तरफ PDF लगा होता है, नोट्स लगा होता है, उस पर क्लिक करें और इस पर जो आंकिक उदाहरण मैंने बनाए हैं, इसके डेरिवेशन सूत्र मैंने बनाए हैं, भाषा लिखी है, उसको एक बार पढ़ें, उस पर विचार करें और इसके बाद फिर NCERT में जो हल है अपना, वो अपना करेंगे उन सब चीज़ों को, वहाँ से हम समझेंगे, अपने जो प्रश्न है वो हल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं। ये था 8 8, अब देखते हैं 8 9।